हैरी पॉटर और पारस पत्थर जेके रोलिंग अध्याय 3 गुमनाम चिट्ठियां। ब्राजीलियन सांप के निकल भागने के कारण हैरी को अब तक की सबसे लंबी सजा मिली। जब उसे अलमारी से बाहर आने की छूट दी गई तब तक गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। डेडली अपना नया वीडियो कैमरा तोड़ चुका था, रिमोट कंट्रोल वाले हवाई जहाज को चकनाचूर कर चुका था और पहली बार रेसिंग बाइक को चलाते समय बूढ़ी मिसेस फिक को तब टक्कर मार चुका था जब उसे बैसाखियों के सहारे प्रिविट ड्राइव की सड़क पर पार कर रही थी। सुन लो पहले एक बार में से। हैरी खुश था कि स्कूल बंद हो गया, परंतु डेडली के गैंग से बचने का कोई उपाय नहीं था क्योंकि वह रोज घर आ धमकते थे। पियर्स, डेनिस, वेलकम और गार्डन जब सब के सब मोटे और मूर्ख थे, तब चूंकि डेडली उसमें सबसे मोटा और सबसे मूर्ख था इसीलिए वह उसका लीडर था। बाकी सभी खुशी खुशी डेडली मनपसंद खेल हैरी का शिकार में शामिल हो गए थे। इस वजह से हैरी ज़्यादातर समय घर के बाहर रहना पसंद करता था। यहाँ वहाँ भटकते हुए जब वह छुट्टियों के खत्म होने के बारे में सोचता तो उसे आशा की हल्की सी किरण नजर आती। जब सितंबर आएगा तो वह हाई स्कूल में जाएगा और जीवन में पहली बार वह डडली के साथ नहीं पढ़ेगा। डडली को बर्नान अंकल के पुराने स्कूल स्मेल्टिक्स में भेजा जा रहा था। पियर्स पॉलकिस भी वहीं जा रहा था। दूसरी तरफ हैरी एक सरकारी स्कूल स्टोनवॉल हाई स्कूल में जाने वाला था जिसका डडली मजाक उड़ाता था। स्टोनवॉल में पहले दिन बच्चों का सिर टॉयलेट के अंदर डालते हैं। उसने हैरी से कहा, चाहो तो तुम आकर उसकी प्रैक्टिस कर लो। नहीं धन्यवाद, हैरी ने कहा, बेचारे टॉयलेट के अंदर तुम्हारे सिर जितनी गंदी चीज पहले कभी नहीं गई होगी, वह बीमार होगा। इससे पहले कि डडली उसके कहने का मतलब समझ पाए तो हैरी ने दौड़ लगा दी। जुलाई में पेटूनिया आंटी डडली को एक दिन लंदन ले गई क्योंकि डडली के लिए स्लेमिक्स की यूनिफॉर्म खरीदना था। हैरी को वह मिसेस फिक के यहाँ छोड़ गई। मिसेस फिक का व्यवहार आज पहले जितना बुरा नहीं था। बाद में हैरी को पता चला कि अपनी पालतू बिल्लियों में से एक के कारण वह गिर गई थी जिसमें उसकी टांग टूट गई और शायद इसलिए वह मिसेस फिक को बिल्लियों से पहले जितना प्रेम नहीं रहा था। उन्होंने हैरी को टेलीविज़न देखने के लिए और उसे थोड़ा सा चॉकलेट केक भी दिया जिसका स्वाद ऐसा था जैसा उसे कई सालों से संभाल कर रखा गया हो। उस शाम डडली ने अपनी नई चमचमाती यूनिफॉर्म में पूरे परिवार के सामने ड्राइंग रूम में परेड की। स्मेल्टिक्स में पढ़ने वाले लड़के महरून रंग का लंबा कोट, नारंगी नेकर और बॉर्डर्स नाम के स्ट्रॉ हैट पहनते थे। वह गार्डदार छड़ी भी रखते थे और टीचर्स की आंख बचाकर उससे एक दूसरे को मारते थे। ऐसा लगता था जैसे बाद में जीवन के लिए वह बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। जब बर्नान अंकल ने डडली को नया यूनिफॉर्म में देखा तो वह भारी आवाज़ में बोले कि यह उनके जीवन की सबसे गौरवशाली पल है। पेटूनिया आंटी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और वह कहने लगी, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि उनका बेटा छोटा सा डडली बेटू है जो इतना सुंदर और बड़ा दिख रहा है। हैरी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे हंसी रोकने की कोशिश में उसकी 2 पसलियां पहले ही टूट चुकी होंगी। अगली सुबह जब हैरी नाश्ता करने गया तो किचन में भयानक बदबू भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बदबू सिंक में रखे लोहे के एक बड़े टब से आ रही थी। उसने झांक कर देखा, तब टब में गंदे कपड़े भरे थे जो पूरे पानी को तैर रहे थे। यह क्या है? उसने पेटूनिया आंटी से पूछा। उसके होठ जैसे सिले हुए थे क्योंकि जब भी वह सवाल पूछता तो गुस्ताखी करता था। वह अपने होठ कसकर बंद कर लेता था। तुम्हारी यह स्कूल यूनिफॉर्म, उन्होंने कहा। हैरी ने एक बार फिर टब में देखा। अच्छा, उसने कहा, मुझे पता नहीं था।
कि उसका इतना गीला होना ज़रूरी है। बेवकूफ़ हो क्या? पेटूनिया आंटी ने तमतमाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए डडली के पुराने कपड़े भूरे रंग में रंग रही हूँ। जब काम पूरा हो जाएगा तो यह यूनिफॉर्म भी बाकी बच्चों जैसी दिखेगी। हैरी को इस बारे में बहुत संदेह था, परंतु उसने सोचा कि बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वह टेबल पर बैठ गया और उसने कोशिश की कि वह इस बारे में ना सोचे कि स्टोनवॉल हाई स्कूल में पहले दिन उसका हुलिया कैसा दिखेगा, शायद वैसा जैसे उसने किसी बड़े हाथी की खाल ओढ़ रखी हो। डडली ने वर्नन अंकल अंदर आए और हैरी की नई यूनिफॉर्म की बदबू के कारण दोनों ही नाक सिकुड़ गई थी। वर्नन अंकल ने हमेशा की तरह अपना अखबार खोला और डडली अपनी स्मेल्डिक्स की छड़ी से टेबल पर ढक करने लगा। उन्हें तभी एक लेटर बॉक्स खुलने की आवाज़ सुनाई दी और फिर फर्श पर चिट्ठियां गिरने की आवाज़ आई। चिट्ठियां लाओ। और डडली वर्नन अंकल ने अखबार के पीछे से कहा, हैरी से कहो ना। हैरी, चिट्ठियां लाओ। डडली से कहिए ना। डडली, अपने स्मेल्डिक्स की छड़ी इसे चुभाओ। अपने आप को स्मेल्डिक्स की छड़ी से बचाते हुए हैरी चिट्ठियां लाने चला गया। कर्स पर 3 चिट्ठियां पड़ी थीं। वर्नन अंकल की बहन मार्च का पोस्टकार्ड और आइल ऑफ वाइट पर छुट्टियां मना रही थी। इसमें से एक भूरा लिफाफा जो शायद कोई बिल था, एक चिट्ठी हैरी के नाम। हैरी ने चिट्ठी उठाई और गौर से देखा। उसका दिल किसी बड़े रबड़ बैंड की तरह उछल रहा था, जिसमें से किसी ने भी कभी उसे चिट्ठी नहीं लिखी थी। उसे कोई चिट्ठी लिखता। उसके ना दोस्त थे, ना रिश्तेदार। वह ना किसी लाइब्रेरी का मेंबर भी नहीं था, इसीलिए उसे किताबें लौटाने के बारे में अपमानजनक पत्र भी नहीं मिलते थे। बहरहाल उसके सामने एक चिट्ठी थी और पते से साफ जाहिर था कि उसमें उसकी कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। लिफाफा मोटा और भारी था तथा पीले चमड़े के कागज से बना था और उस पर हरी स्याही से लिखा था। लिफाफे पर एक भी टिकट नहीं लगा था। लिफाफे को पलटते समय उसके हाथ कांपने लगे। हैरी ने देखा कि लिफाफे के पीछे जामनी मोम की मोहर लगी थी और एक मोनो बना था। मोनो में एक शेर और एक चील, एक बिच्छू और सांप थे और बीच में बड़ा सा एच लिखा हुआ था। जल्दी करो लड़के, वर्नन अंकल किचन से चीखे, तुम क्या कर रहे हो? कहीं चिट्ठी में रखे बम की जांच तो नहीं करने लगे? वह मजाक पर खुद ही हंस पड़े। हैरी किचन में वापस आया और वह जब अपनी चिट्ठियों को घूर रहा था तब वर्नन अंकल को बिल और पोस्टकार्ड दे दिए। फिर बैठकर धीरे से अपना पीला लिफाफा खोला तथा वर्नन अंकल ने बिल वाला लिफाफा खोला, उसे नफरत से पढ़ा और फिर पोस्टकार्ड पर निगाह डाली। मार्च बीमार है, उन्होंने पेटूनिया आंटी को बताया। उसने बासी मछली खा ली थी। डैड, डैडली अचानक चिल्लाया। डैड, हैरी के पीछे कुछ है। हैरी इस समय अपनी चिट्ठी खोलने ही वाला था तो लिफाफे की तरह वह चमड़े के भारी कागज पर लिखी गई थी, परंतु तभी वर्नन अंकल ने उसके हाथ से चिट्ठी तेजी से छीन ली। यह मेरी चिट्ठी है, हैरी ने कहा और उसे वापस छीनने की कोशिश की। तुम्हें यह चिट्ठी कौन लिखेगा? वर्नन अंकल ने ताना मारते हुए कहा। उन्होंने एक हाथ से चिट्ठी खोली और उस पर नजर दौड़ाई। ट्रैफिक लाइट जितना तेजी से रंग बदलती है, उससे भी तेजी से उनका चेहरा लाल हरा हो गया और बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ ही सेकंड में उनका चेहरा बासी दलिये की तरह भूरा सफ़ेद हो गया। पेटूनिया, वह हाँफते हुए बोले। डैडली चिट्ठी छीनने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे पढ़ सके, परंतु वर्नन अंकल ने चिट्ठी इतनी ऊंची पकड़ रखी थी कि वह उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। पेटूनिया आंटी ने उत्सुकता से चिट्ठी ली और पहली लाइन पढ़ी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि वह बेहोश होने वाली हो।
उन्होंने अपना गला पकड़ लिया और दम घुटने जैसी आवाज़ निकाली। बरनान, हे भगवान! बरनान! वह एक दूसरे की तरफ एकटक देखते रहे। वह भूल गए कि हैरी और डडली अब भी उसी कमरे में है। डडली को यह सहन करने की आदत नहीं थी कि उसकी तरफ से ध्यान न दिया जाए। उसने अपनी स्मेल्डिक्स की छड़ी अपने डैडी के सिर पर खट से मारी। मैं उस चिट्ठी को पढ़ना चाहता हूँ, वह जोर से चिल्लाया। हैरी ने बौखलाते हुए कहा, मैं भी इसे पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि यह मेरी चिट्ठी है। दोनों बाहर निकल जाओ। वर्नान अंकल ने चिट्ठी को लिफाफे के अंदर ठूसते हुए कहा। हैरी हिला भी नहीं। मुझे मेरी चिट्ठी चाहिए, वह चिल्लाया। मुझे मेरी चिट्ठी पढ़ने दो, डडली चीख रहा था। बाहर बरनान अंकल गरजे। इसके बाद उन्होंने हैरी और डडली की गर्दन पकड़ी और उन्हें बरनाल हॉल में फेंक दिया और किचन में दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर लिया। हैरी और डडली ने तत्काल एक जोरदार परंतु खामोश लड़ाई होने लगी कि चाबी के छेद में से कौन सुनेगा। डडली इस लड़ाई में जीत गया और इसलिए हैरी जिसके एक कान पर उसका चश्मा लटक रहा था, पेट के बल लेटकर उसी दरार में से सुनने लगा जो दरवाजे और फर्श के बीच थी। बरनान, पेटूनिया आंटी कांपती आवाज में कह रही थी, पता देखो। उन्हें कैसे मालूम वह कहाँ सोता है? कहीं ऐसे तो नहीं कि वह घर पर नजर रख रहे हो, जासूसी कर रहे हो, पीछा कर रहे हो। कुछ भी हो सकता है। बरनान अंकल बहुत परेशान आवाज में बोले। परंतु बरनान, हम क्या करें? इसका जवाब दें, यह कह दें कि हम नहीं चाहते। हैरी को दिख रहा था कि बरनान अंकल के चमकते काले जूते किचन में इधर उधर आ रहे थे। नहीं, उन्होंने फैसला करते हुए कहा कि हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे और उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलेगा तो हाँ, यही सबसे अच्छा रहेगा। हम कुछ भी नहीं करेंगे। पर मैं अपने घर में उस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहता पेटूनिया। जब हमने उसे घर में रखा था तो क्या हमने उस वक्त यह कसम नहीं खाई थी कि हम उस खतरनाक बेवकूफ़ी को बंद कर देंगे? उस शाम को ऑफिस से लौटने के बाद बरनान अंकल ने ऐसा काम किया तो उन्होंने पहले भी कभी नहीं किया था। तो हैरी की अलमारी में उससे मिलने गए। जैसे कि बरनान अंकल दरवाजे में जैसे जैसे घुसकर अंदर आए, वैसे ही हैरी ने पूछा, मेरी चिट्ठियाँ कहाँ हैं? मुझे किसने चिट्ठी लिखी है? किसी ने नहीं, उस पर गलती से तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। बरनान अंकल ने रूखेपन से कहा, मैंने चिट्ठी जला दी, कहीं कोई गलती नहीं थी। हैरी ने गुस्से से कहा, उस पर मेरी अलमारी का पता लिखा था। चुप रहो। बरनान अंकल इतने जोर से चीखे कि छत से 2 मकड़ियाँ नीचे गिर पड़ी। कई गहरी सांसें लेने के बाद बरनान अंकल ने अपने चेहरे को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया, जो बहुत कष्ट में दिख रहा था। अच्छा हाँ हैरी, इस अलमारी के बारे में तुम्हारी आंटी और मैं सोच रहे थे। अब तुम्हारे हिसाब से यह अलमारी छोटी पड़ने लगी है। हमने सोचा अच्छा यही रहेगा, तुम डडली के बेडरूम में रहने लगो। क्यों? हैरी ने कहा। सवाल मत पूछो, अंकल ने घबराते हुए कहा। अपना सामान ऊपर ले जाओ अभी। डडली परिवार के घर में 4 बेडरूम थे, एक बरनान अंकल और पेटूनिया आंटी के लिए, दूसरा मेहमानों के लिए, तीसरा उसमें डडली सोता था और चौथा जहाँ डडली अपने खिलौने और सारी चीज़ें रखता था जो उसके पहले बेडरूम में नहीं समा पाती थी। हैरी को अपना पूरा सामान अलमारी से इस कमरे में लाने के लिए सिर्फ एक ही चक्कर लगाना पड़ता। वह बिस्तर पर बैठा और उसने अपने चारों तरफ ध्यान से देखा। यहाँ रखी लगभग हर चीज़ टूटी फूटी थी। 1 महीने पुराना वीडियो कैमरा उस छोटे और सही सलामत टैंक के ऊपर पड़ा था, जैसे एक बार डडली ने पड़ोसी के कुत्ते से के ऊपर चढ़ा दिया था। कोने में डडली का पहला टेलीविज़न रखा था, जिसमें उस दिन लात मारकर तोड़ दिया था। उसका मनपसंद सीरियल नहीं था। पक्षी रखने का एक बड़ा सा पिंजरा था, जिसमें कभी एक तोता रहता था, जिसकी अदला बदली करके डडली ने स्कूल के एक दोस्त से अलमारी में राइफल ले ली थी।
वह राइफल शेल्फ के ऊपर रखी थी और उसका कोना बुरी तरह चिपका हुआ था क्योंकि डडली उस पर बैठ गया था। बाकी की शेल्फों में किताबें रखी थी। कमरे में बस किताबें ही किताबें दिख रही थी, जैसे उन्हें कभी छुआ ही नहीं गया था। नीचे से डडली के अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, मैं नहीं चाहता वह वहाँ रहे, मुझे वह कमरा चाहिए, उसे बाहर निकालो। हैरी ने आह भरी और बिस्तर पर लेट गया। कल तक यहाँ रहने के लिए वह सब कुछ दे सकता था, पर आज वह बिना चिट्ठी के इस कमरे में रहने के बजाय चिट्ठी के साथ उसी अलमारी में वापस जाने के लिए तैयार था। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर वह चुप थे। डडली सदमे में था। वह चीखा था, चिल्लाया था, अपने डैडी को अपने स्मेल्डिक्स की छड़ी से मारा था, बीमारी का नाटक किया था, अपनी माँ को लाते मारी थी, ग्रीन हाउस की छत से अपने कछुए को फेंका था, और इस सब के बाद भी उसे अपना कमरा वापस नहीं मिला। हैरी गुजरे हुए कल के इस समय के बारे में सोच रहा था और दुखी हो रहा था कि काश उन्हें हॉल में ही उसकी चिट्ठी पढ़ ली होती। बर्नार्ड अंकल और पेटूनिया आंटी एक दूसरे की तरफ रहस्यपूर्ण ढंग से देख रहे थे। बर्नार्ड अंकल हैरी से अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रहे थे और जब डाक आई तो उन्होंने डडली को डाक लेने भेजा। डडली पूरे हॉल में स्मेल्डिक्स छड़ी से हर चीज को ठोकता हुआ गया। वह चिल्लाया और चिट्ठी आ गई। मिस्टर एच पॉटर, सबसे छोटा बेडरूम, 4 प्रिविट ड्राइव। दबी हुई चीख के साथ बर्नार्ड अंकल कुर्सी से उछले और उन्होंने हॉल में दौड़ लगा दी। हैरी ने उनके ठीक पीछे दौड़ रहा था। डडली के हाथ से चिट्ठी छीनने के लिए बर्नार्ड अंकल को उसे ज़मीन पर गिरना पड़ा। यह काम और भी ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि हैरी ने पीछे से हाथ डालकर बर्नार्ड अंकल की गर्दन पकड़ ली थी। 1 मिनट की उठापटक के बाद उसने हर एक को स्मेल्डिक्स की छड़ी कई बार पड़ी। बर्नार्ड अंकल सीधे खड़े हुए, वह हाँफ रहे और हैरी की चिट्ठी उसके हाथ में थी। अपनी अलमारी में जाओ, मेरा मतलब है अपने बेडरूम में, वह हैरी से हाँफते हुए बोले। डडली, तुम भी जाओ, दफा हो जाओ। हैरी अपने कमरे में गोल गोल घूमता रहा। कोई जानता था कि वह अपनी अलमारी से निकलकर कहीं और सोने लगा था, और वह यह भी जानता था कि उसे पहली चिट्ठी नहीं मिली। निश्चित रूप से इसका मतलब यह था कि वह दोबारा कोशिश करेगा और इस बार वह ऐसा इंतज़ाम करेगा ताकि वह उस तक चिट्ठी पहुंचाने में सफल हो जाए। उसके दिमाग में एक योजना थी। अगली सुबह 6 बजे थे। अलार्म घड़ी की घंटी बजी। हैरी ने लपककर उसे बंद किया और चुपचाप कपड़े पहने। वह डडली परिवार को जगाना नहीं चाहता था, इसीलिए बिना लाइट जलाए वह दबे पांव नीचे उतरा और प्रिविट ड्राइव के कोने में पोस्टमैन का इंतजार करने जा रहा था ताकि नंबर 4 की चिट्ठी सबसे पहले उसी के हाथ लग जाए। अंधेरे हॉल से बाहर के दरवाजे की तरफ रेंगते समय उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हा। हैरी हवा में उछल पड़ा। वह फर्श पर पड़ी किसी मोटी और गिलगिली चीज पर चढ़ गया था, किसी जिंदा चीज पर। ऊपर की मंजिल की बत्तियां खट से जली और हैरी यह देखकर आतंकित हो गया कि गिलगिली चीज पर वह चढ़ा था वह उसके अंकल का चेहरा था। बर्नार्ड अंकल स्लीपिंग बैग में सामने वाले दरवाजे से टिककर सो रहे थे। यह बात तय थी कि वह पक्का इंतजाम कर रहे थे कि ताकि हैरी वो काम न कर पाए जिसे करने की कोशिश कर रहा था। वे आधे घंटे तक हैरी को डांटते रहे और फिर उन्होंने एक कप चाय बनाकर लाने के लिए कहा। हैरी भटकते हुए दुखी मन से किचन में गया और जब वह लौटकर आया तब डाक आ चुकी थी और बर्नार्ड अंकल की गोद में पड़ी थी। हैरी को दिख रहा था कि 3 चिट्ठियों पर हरी स्याही से पता लिखा था। मैं जानता हूँ, उसने कहना शुरू किया कि बर्नार्ड अंकल ने उसकी आंखों के सामने उसकी चिट्ठियां फाड़ रहे थे। बर्नार्ड अंकल उस दिन ऑफिस गए थे।
वह घर पर ही रहे और उन्होंने कील ठोककर लेटर बॉक्स में बंद कर दिया। देखो, मुंह में कीलें भरी होने के बावजूद भी पेटूनिया आंटी को समझा रहे थे कि वह लोग चिट्ठियां नहीं पहुंचा पाएंगे तो हार मान लेंगे। बरनान, मुझे नहीं लगता कि वह इतनी आसानी से हार मान लेंगे। अरे, वह लोग तुम्हारी और मेरी तरह थोड़े ही सोचते हैं। उनके सोचने का ढंग बहुत अजीब होता है, बरनान अंकल ने कहा, और फिर उन्होंने एक कील को फ्रूट केक के ऊपर उस टुकड़े से ठोकने की कोशिश की जो पेटूनिया आंटी ने उसके खाने के लिए लाई थी। शुक्रवार को हैरी के नाम की 12 चिट्ठियां आ गई थी। जब चिट्ठियां लेकर बॉक्स में से अंदर नहीं घुस पाई तो उन्होंने दरवाजे के नीचे से सरकाकर अंदर डाला गया। कुछ चिट्ठियों को किनारों की दरारों से और कुछ तो नीचे वाले बाथरूम के रोशनदान से अंदर डाला गया। बरनान अंकल उस दिन घर पर ही रहे। सारी चिट्ठियों को जलाने के बाद उन्होंने हथौड़ी से कीलें उठाकर अगले और पिछले दरवाजों की सारी दरारें बंद कर दी। अब कोई अंदर तो क्या बाहर भी नहीं जा सकता। काम करते करते वह डूप्टो थ्रू की ट्यूलिप्स गुनगुना रहे थे और जरा जरा सी आवाज पर चौंक जाते थे। शनिवार को स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। हैरी के नाम की 24 चिट्ठियां घर के अंदर घुस आईं, जो 2 दर्जन अंडों के भीतर एक एक करके मोड़ी और छुपाई गई थी। उनका दूध वाला बहुत परेशान दिख रहा था जब उसने अपने यह अंडे ड्राइंग रूम की खिड़की से पेटूनिया आंटी को दिए। बरनान अंकल गुस्से से पागल होकर पोस्ट ऑफिस और डेयरी में फोन लगा रहे थे ताकि उन्हें कोई सही आदमी मिल जाए जिससे वह इसकी शिकायत कर सके। इसी बीच पेटूनिया आंटी ने उसकी मिक्सी में से वह चिट्ठियां पीस डाली। आखिर दुनिया में ऐसा कौन है जो तुमसे कुछ कहने के लिए इतना झटपटा रहा है? डडली ने हैरी से आश्चर्य से पूछा। रविवार की सुबह नाश्ते की टेबल पर बरनान अंकल थके हुए और थोड़े बीमार से दिख रहे थे, परंतु वह खुश थे। इतवार को डाक नहीं आती। उन्होंने अखबार पर मुरब्बा लगाते हुए उन्हें खुशी खुशी याद दिलाया, आज कोई बेहुदा चिट्ठी नहीं आ सकती। जब वह बोल रहे थे तभी किचन की चिमनी से कोई चीज सरसराती हुई नीचे आई और उसके सिर के पिछले हिस्से पर चटाक से पड़ी। अगले ही पल अंगीठी से 30 या 40 चिट्ठियां गोलियों की तरह बरसने लगीं। बाकी सब ने अपना सिर झुका लिए, परंतु हैरी चिट्ठी पकड़ने के लिए हवा में उछला। बाहर जाओ, बाहर जाओ। बरनान अंकल ने हैरी को कमर से पकड़ा और बाहर हॉल में फेंक दिया। जब पेटूनिया आंटी और डडली अपने चेहरे पर हाथ रखकर बाहर निकल गए तो बरनान अंकल ने दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद होने के बाद भी बाहर से वह सुन सकते थे कि चिट्ठियां अब भी कमरे में तैरती हुई घुस रही थी और दीवारों तथा फर्श पर टकरा रही थी। बहुत हो गया, बरनान अंकल ने कहा। वह शांत लहजे से बोले, कोशिश कर रहे थे, परंतु बोलते समय अपनी मूंछ के बाल लगातार उड़ाते जा रहे थे। 5 मिनट में तुम सब चलने के लिए तैयार हो जाओ। तब लोग यहाँ से दूर जा रहे हैं, सिर्फ कुछ कपड़े पैक कर लो, कोई बहस नहीं। अपनी आधी मूंछ के बिना वह इतने खतरनाक दिख रहे थे कि उनसे बहस करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। 10 मिनट बाद वह लोग कीलों से बंद दरवाजों को झटके से खींचते हुए बड़ी मुश्किल से बाहर आए। कार में बैठे और कार हाईवे पर हवा से बातें करते हुए डडली पिछली सीट पर सुबक रहा था। उसके डैडी ने उसे सिर पर मार दिया था क्योंकि अपने टेलीविज़न, VCR और कंप्यूटर स्पोर्ट्स बैग में पैक करने में उसे कुछ ज़्यादा ही समय लग रहा था। उनकी कार चलती रही और चलती रही, यहाँ तक कि पेटूनिया आंटी भी यह
पूछने में डर रही थी कि वह जा कहाँ रहे थे। बीच बीच में बरनान अंकल झटके से गाड़ी मोड़ लेते थे और कुछ समय तक विपरीत दिशा में कार चलाने लगते थे। जब वह झटके से गाड़ी मोड़ते थे तो वह शब्द बुदबुदाते थे, पीछा करने वालों अब क्या करोगे, पीछा करने वालों अब क्या करोगे। दिन भर हो गया परंतु वह खाने पीने के लिए कहीं नहीं रुके। रात तक डडली दुखी होकर चिंघाड़ने लगा। उसकी जिंदगी में इतना बुरा दिन पहले कभी नहीं गुजरा था। वह भूखा था। उसके 5 मनपसंद टेलीविज़न सीरियल छूट गए थे। यही नहीं, आज से पहले वह अपने कंप्यूटर पर किसी दुश्मन के बारे में बिना इतने समय तक कभी नहीं रहा था। आगे का बरनान अंकल एक गंदे से होटल के सामने रुके जो एक बड़े शहर के बाहरी हिस्से में था। डडली और हैली एक कमरे में सोए जिससे डबल बेड था और सीली हुई गंदी चादर थी। डडली खर्राटे भरने लगा और हैरी जागता रहा। वह खिड़की की चौखट पर बैठकर नीचे से गुजरती हुई कारों की रोशनियां देख रहा था और सोच रहा था। अगले दिन नाश्ते में उन्होंने बासी कॉर्नफ्लेक्स और ठंडे डिब्बाबंद टमाटर के साथ टोस्ट खाए। उन्होंने नाश्ता खत्म ही किया था कि तभी होटल की मालकिन उनकी टेबल के पास आई। माफ़ कीजिए परंतु क्या आप में से किसी का नाम मिस्टर एच पॉटर है? मेरे पास रिसेप्शन में इस तरह की लगभग 100 चिट्ठियाँ रखी हैं। उसमें एक चिट्ठी लिखाई ताकि वह हरी स्याही में लिखा पता पढ़ सके। हैरी ने चिट्ठी को झपटना चाहा परंतु बरनान अंकल ने उसके बढ़े हुए हाथ को हटाकर एक तरफ कर दिया। मालकिन बोलती रही, मैं उन्हें ले लेता हूँ, बरनान अंकल बोले और जल्दी से खड़े होकर वह उसके पीछे पीछे ड्राइंग रूम से बाहर चले गए। डियर, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम घर लौट चलें? पेटूनिया आंटी ने कई घंटे बाद डरते डरते सुझाव दिया परंतु ऐसा लगा कि बरनान अंकल ने उनकी बात सुनी ही नहीं थी। बरनान अंकल क्या चाहते थे उन्हें उसमें से कोई नहीं जानता था। बरनान अंकल उन्हें कार से जंगल के बीचों बीच ले गए। वहाँ कार से बाहर निकलने चारों तरफ देखा और सिर हिलाया। दोबारा कार में बैठे और फिर चल पड़े। यही हाल ही में जूते एक खेत के बीच झूला पुल बीचों बीच एक बहुमंजिला कार पार्किंग में हुआ। डैडी पागल हो गए हैं, है ना? डैडी ने पेटूनिया आंटी से देर रात को ढीली आवाज में पूछा। बरनान अंकल कार को समुद्र के किनारे पार्क करके और अभी उन सब्जी के अंदर लॉक करके कहीं चले गए थे। बारिश होने लगी। बड़ी बड़ी बूंदें कार की छत पर शोर मचाने लगी। डडली चीख रहा था, आज सोमवार है। वह अपनी माँ से बोला, द ग्रेट हम्बर्टो आज रात आने वाला है। मैं किसी ऐसी जगह पर ठहरना चाहता हूँ जहाँ टेलीविज़न हो। सोमवार, यह सुनकर हैरी को कुछ याद आया। अगर आज सोमवार था तो टेलीविज़न के कारण डडली से सप्ताह के दिनों के बारे में आमतौर पर कोई गलती नहीं हो सकती। तो कल यानी मंगलवार तो हैरी का 11वां जन्मदिन है। जाहिर है उसके बर्थडे खास खुशी के मौके पर नहीं होते थे। पिछले साल डर्ली परिवार ने उन्हें कोट टांगने वाला हैंगर दिया था और बरनान अंकल ने उसे एक जोड़ी पुराने मोजे भी। और फिर कोई रोज रोज तो 11 साल का नहीं होता। बरनान अंकल वापस लौट आए थे और जब वह मुस्कुरा रहे थे उनके हाथ में एक लंबा पतला पैकेट था। और जब पेटूनिया आंटी ने उनसे पूछा कि वह क्या खरीद कर लाए हैं तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बिल्कुल सही जगह मिल गई है, उन्होंने कहा। आ जाओ, सब बाहर निकल जाओ। कार के बाहर बहुत ठंडक थी। बरनान अंकल समुद्र के काफ़ी भीतर एक बड़ी चट्टान की तरफ इशारा कर रहे थे। चट्टान के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी जिससे बुरी झोपड़ी की आप कल्पना नहीं कर सकते थे। एक बात तो तय थी, कोई टेलीविज़न नहीं था। आज रात के लिए तूफान की भविष्यवाणी की गई थी। बरनान अंकल ने खुशी से दमकते हुए और
ताली बजाते हुए कहा, और इस भले आदमी की मेहरबानी करके हमने अपनी नाव उतार दे दी है। बिना दांत वाला एक बूढ़ा आदमी धीमी गति से चलते हुए उसके पास आया और थोड़ी कुटिल मुस्कान के साथ उसने अपनी पुरानी नाव की तरफ इशारा किया और नीचे स्लेटी भूरी पानी में हिचकोले खा रही थी। खाने पीने का थोड़ा सामान मैंने ले लिया है, बरनान अंकल बोले। अब लोग नाव पर चढ़ जाओ। नाव में उनकी कुल्फी जमने लगी। समुद्री की बर्फीले बौछार और बारिश उनके गले के नीचे उतर रही थी और ठंडी हवा और कोड़े बरसा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे घंटों के बाद चट्टान तक पहुंचने, जहां से बरनान अंकल फिसलने और लड़खड़ाते हुए उन्हें टूटी फूटी झोपड़ी तक ले गए। अंदर की हालत बहुत भयानक थी। समुद्री शैवाल की बुरी बदबू आ रही थी। लकड़ी की दीवारों के बीच मोटी मोटी दरारों से हवा सीटी बजाती हुई आ रही थी और अंगीठी सीली वहाँ खाली थी। झोपड़ी में सिर्फ 2 ही कमरे थे। बरनान अंकल के खाने पीने के सामान के 4 केले और सबके लिए आलू चिप्स का एक पैकेट था। उन्होंने आग जलाने की कोशिश की, पर चिप्स के खाली पैकेट सिर्फ धुआं निकालकर ही सिकुड़ गए। ऐसा समय वह चिट्ठियां होती तो मज़ा आ जाता ना। वह खुशी बोले। वे बहुत अच्छे मूड में थे। जाहिर था वह सोच रहे थे इस तूफान में उन तक चिट्ठियां पहुंचाना कोई यहाँ तक नहीं आ सकता। हैरी मन ही मन इस बात से सहमत था। हालांकि इस विचार से उसे जरा भी खुशी नहीं हो रही थी। जब रात हुई तो भविष्यवाणी के अनुसार तूफान उनके चारों तरफ गरजने लगा। ऊंची लहरें और बौछारें झोपड़ी की दीवारों पर टकराने लगी और तूफानी हवा गंदी खिड़कियों को हिलाने लगी। पेटूनिया आंटी को दूसरे कमरे में कुछ सिले हुए कंबल मिल गए और उन्होंने दीमक लगे सोफे से डडली के नीचे बिस्तर लगा दिया और वह बरनान अंकल अंदर वाले मोटे पलंग पर सोने चले गए और हैरी को उसके हाल पर छोड़ दिया कि वह फर्श पर सबसे नर्म जगह ढूंढ ले और सबसे पतले तथा फटे कंबल के नीचे दुबककर सो जाए। जब रात गहराने लगी तो तूफान और भी भयानक होता चला गया। हैरी सो नहीं सकता। वह कांपता रहा, करवटें बदलता रहा और कोशिश करता रहा कि उसे थोड़ा आराम मिल जाए, परंतु उसका पेट भूख के मारे गुड़गुड़ कर रहा था। बिजली के खड़ाके तूफान की आवाज़ों में दब गए और आधी रात के करीब शुरू हुआ। डडली की घड़ी उसकी मोटी कलाई से सोफे से नीचे लटकी हुई थी और हैरी को उसके चमकते डायल से यह दिख रहा था कि 10 मिनट बाद वह 11 साल का हो जाएगा। वह लेटा रहा और देखता रहा कि कोई बर्थडे टिक 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 करके करीब आ रहा है और सोच रहा था कि डर्सी परिवार को उसका बर्थडे याद रहेगा और यह भी कि चिट्ठियां लिखने वाला इस समय कहाँ होगा। 5 मिनट बचे थे। हैरी को बाहर किसी के चरमराने की आवाज़ आई। उसे डर लगा कि कहीं छत टूटकर ना गिर जाए। हालांकि ऐसा होने पर उसे अधिक गर्मी मिल जाएगी, इससे कोई संदेह नहीं था कि 4 मिनट बचे थे। शायद प्रिविट ड्राइव के घर में अब इतनी सारी चिट्ठियाँ इकट्ठी हो गई होगी कि अब वह वापस लौटे तो वह किसी तरह से चिट्ठी चुराने में सफल हो जाएगा। 3 मिनट बचे थे। क्या यह समुद्र की आवाज़ थी जो इतनी बुरी तरह चट्टानों से टकरा रहा था? और यह अजीब सी चटकने की आवाज़ कैसी थी? यह कोई चट्टान समुद्र से गिर रही थी। 1 मिनट बचा था और फिर वह 11 साल का हो जाएगा। 30 सेकंड, 20, 10, 9, शायद उसे डडली को उठा देना चाहिए, सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए। 3, 2, 1 नाउ।